एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार आपकी मदद कर रहे हैं आपकी तैयारी में। आज का जो पेपर है भौतिक विज्ञान या पदार्थ विज्ञान शिक्षण, भूगोल शिक्षण और संस्कृत शिक्षण। कल हमने जो पहले के साल में यानी 2021 में जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा पूछा गया प्रश्न था उस पर हमने चर्चा किया था। आज आपका 2:30 बजे से पेपर है तो हम एक क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक को फिर से एक बार दोहरा करके जाएंगे, हम चर्चा उसी पे करेंगे। तो आइए फिर से एक बार हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आप अभी कौन कौन से टॉपिक को फिर से दोहराएंगे और दोहरा करके ही जाएंगे, और उसमें से जो प्रश्न होते हैं वो छपने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप उस वीडियो को पहुँचा दीजिए। शेयर आप जरूर करिएगा जिस भी प्लेटफार्म से आप जुड़े हुए हों, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे जिस प्लेटफार्म से आप जुड़े हों, आप वहाँ उस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको तुरंत अब तैयार करना है, या जो अब नहीं पढ़े हैं तो उसको फिर से एक बार जा करके आप उसको क्विक रिवीजन करिएगा और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से। सबसे पहला ये है कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में हमने आपको 3 प्रकार बताया: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में भी हमने आपको 6 बताया है: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। उसके बाद भावात्मक में हमने बताया आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्था और चारित्रीकरण। ये भावात्मक के हो गए। अगर हम क्रियात्मक की बात करें तो क्रियात्मक में हमने आपको बताया है उत्तेजना या उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। यही इतना है, इसी को आपको डिटेल कर देना है। तो ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भाव पक्ष आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्था, चारित्रीकरण। और अगर आप क्रियात्मक पक्ष या प्रयोगात्मक पक्ष पे जाएंगे तो वहाँ पे उत्तेजना, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। यही आपका पूरा का पूरा ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है। तो इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक और योगात्मक। शार्ट में इसको समझिएगा, संरचनात्मक जैसा ही वर्ड में ही छुपा हुआ है। संरचना यानी जब हम रचना करने की ओर अग्रसर होते हैं, किसी चीज को बनाने की ओर अग्रसर होते हैं तो संरचनात्मक होता है। और योगात्मक का मतलब सबको मिला करके, सबको मिला करके। तो संरचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब हम बच्चे को सुधार का मौका देते हैं, सुधार का समय देते हैं। जैसे अगर हम वीकली टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, फिर 3 महीने में टेस्ट लेते हैं, 6 महीने में जो टेस्ट लेते हैं, इस प्रकार से जो हम वार्षिक परीक्षा के पहले जितने भी प्रकार की परीक्षाओं को आयोजित करते हैं उसमें बच्चे के पास सुधार का मौका रहता है। तो अगर उसने वीकली टेस्ट में गलती किया तो उसको समझाया जाता है कि आप में गलती कहाँ कहाँ है और उसमें सुधार उसमें कराया जाता है। तो वो एक प्रकार से संरचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो जो वार्षिक परीक्षा से पहले जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश रहती है उसी को हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। उसमें कोई बच्चा
ऐसा नहीं है कि फेल होने पे वो दूसरी कक्षा में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन जब वार्षिक परीक्षा का आयोजन होता है तो वहाँ पे बच्चा अगर फेल होता है तो उसी क्लास में रह जाएगा, और अगर पास होता है तो अगली क्लास में चला जाएगा। यानी वहाँ पे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो जहाँ पे सुधार की गुंजाइश होती है उसी को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और जहाँ पे सुधार की गुंजाइश नहीं होती है उसी को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो आप इसी के आधार पे इसको डिटेल करके आप लिख सकते हैं। संरचना का मतलब जहाँ पे सुधार की गुंजाइश ना हो, यानी जो हम वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, उसके बाद त्रैमासिक होता है, छमाही होता है, या हम अपने हिसाब से जो भी परीक्षण या एग्ज़ाम को अरेंज कर सकते हैं करते हैं, जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, बच्चे से कहा जाए कि आप इसमें और मेहनत की ज़रूरत है, तो वो इस प्रकार की जो परीक्षाएं या परीक्षण होता है उसी को हम कहते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन। और जब साल में जो लास्ट में होता है जहाँ पे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अगर आप पास होते हैं तो अगली कक्षा में जाएंगे, और अगर फेल होते हैं तो फिर उसी कक्षा में आप रह जाएंगे, ऐसे परीक्षण को हम योगात्मक परीक्षण कहते हैं। तो ये हो गया संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। अब निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण का मतलब, जैसे मान लीजिए एक अध्यापक किसी क्लासरूम में गया और उसमें उसने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसको ये लगा कि अब हमको मूल्यांकन करना चाहिए, तो बीच बीच में वो क्या करता है, बोधात्मक प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करने का कार्य करता है, और एकदम लास्ट में भी वह पूरे का पूरा का मूल्यांकन करता है। तो इस प्रकार से वह पता करने का प्रयास करता है कि जो हमने पढ़ाया, जिन शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सूत्रों, सिद्धांतों का हमने प्रयोग किया, वह जितने टीएलएम का हमने प्रयोग किया वह कहाँ तक प्रभावशाली रहा और बच्चे को कितना समझ में आया। और जब वह पता करता है कि 50 बच्चे में से 10 बच्चे ऐसे रह गए जिनको समझ में नहीं आया, तो ये जो पता लगाने का काम होता है, यानी कमियों का पता लगा रहा है कि क्यों नहीं आया समझ में, तो जब वो कमियों का पता लगाने का प्रयास करता है तो उसी को हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। और जब उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए फिर से शिक्षण करते हैं, वह सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है, जो हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। अगर किसी बच्चे को व्यक्तिगत ज़रूरत है किसी शिक्षण की, तो वह व्यक्तिगत रूप से भी उसको दिया जा सकता है। तो वह जो शिक्षण हम करते हैं उसमें सुधार करने के लिए, उसको फिर से तैयार कराने के लिए, उसको फिर से सिखाने के लिए, तो उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। एक लाइन में अगर कमियों का पता लगाने के लिए हम परीक्षण करते हैं तो उसी को निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है, और उसको दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण हम करते हैं उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। अब आगे अगर हम फिर से चर्चा करें तो ये 3 चीज़ें आप जरूर इसको तैयार करके जाएंगे। उसके बाद आगे पाठ योजना से संबंधित, तो इसमें जो है आप एक सूक्ष्म शिक्षण का पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें अर्थ, परिभाषा, विशेषता, आवश्यकता, महत्व, चक्र, और उसके बाद एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र कैसे बनाया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना कैसे बनाया जाता है, इस पे आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसी में पाठ योजना कि पाठ योजना कैसे बनाया जाता है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, ये पूरा का पूरा आपके पास वीडियो मौजूद है। आप एसएन ग्लोरी सूक्ष्म शिक्षण डालेंगे आ जाएगा, एसएन ग्लोरी पाठ योजना डालेंगे आ जाएगा, तो आपको खोजने में दिक्कत नहीं है। हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, आप वीडियो खोज लीजिएगा, सारे वीडियो आपके चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको जाके खोज सकते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित और पाठ योजना से संबंधित यहाँ आप चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद यहीं पे आप पढ़ लीजिएगा शिक्षण विधियाँ। अब शिक्षण विधियों में कौन कौन सी विधियां इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले व्याख्यान के बिना तो कोई भी विषय हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो व्याख्यान विधि सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा। व्याख्यान विधि हो जाएगा। व्याख्यान विधि के बाद आप अन्वेषण विधि,
या इसी को समस्या समाधान भी कहते हैं। समस्या समाधान, समस्या समाधान विधि भी इसी को ही कहा जाता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पाठ प्रदर्शन विधि, विज्ञान के लिए जरूरी है पाठ प्रदर्शन विधि, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप आगमन और निगमन विधि को तैयार कर लीजिएगा। आगमन और निगमन विधि को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद विश्लेषण और संश्लेषण विधि तैयार कर लीजिएगा। विश्लेषण और संश्लेषण विधि तैयार कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट विधि, या इसी को परियोजना मेथड, परियोजना विधि भी कहते हैं। तो ये आप इतनी विधियां, ये किसी भी विषय के लिए जरूरी है। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें अलग से कुछ विधियां आके जुड़ जाती हैं, लेकिन ये सारी विधियां लगभग ये पाठ प्रदर्शन जो है विज्ञान के लिए सबसे जरूरी है। समस्या समाधान भी जरूरी है, व्याख्यान तो सबके लिए ही जरूरी है। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट विधियों में से एक है। तो आप इसको विधियों को अगर आपको पढ़ना होगा तो आप सीधे डालिएगा यस.एन. ग्लोरी व्याख्यान विधि, यस.एन. ग्लोरी समस्या समाधान विधि, यस.एन. ग्लोरी पाठ प्रदर्शन विधि, यस.एन. ग्लोरी आगमन विधि, यस.एन. ग्लोरी निगमन विधि। ऐसे करके आप उसको निकाल सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। तो यस.एन. ग्लोरी आगे लिखेंगे तो वही वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसके आगे बेसिक टीचिंग मॉडल, इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो आप पढ़ सकते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल को। बेसिक टीचिंग मॉडल, या इसी को कहा जाता है ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, इसको भी आप जा करके वहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये समझाया गया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप उसको जाके पढ़ लेंगे तो आपका जहां भी पूछा जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा विज्ञान का आधुनिक जीवन पर प्रभाव, विज्ञान का आधुनिक जीवन पर प्रभाव, विज्ञान का आधुनिक जीवन पर प्रभाव, और विज्ञान और सार्वभौमिकरण। तो ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, मौजूद है यस.एन. ग्लोरी चैनल पे। ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, मौजूद है। विज्ञान और सार्वभौमिकरण जो है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उसको आप थोड़ा सा इधर उधर करके बना करके भी लिख सकते हैं। विज्ञान का मतलब आप समझ रहे हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, कैसे है आप समझ सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास की वस्तुओं को देख करके आप समझ सकते हैं कि जो आदम जिंदगी थी, जो आदिमानव की जिंदगी थी, वो कैसी थी, आज हम लोग कैसे रह रहे हैं, कितने सुख सुविधाओं से युक्त हैं। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है सभी प्रकार की भूमियों पर, यानी आप जहां जाएंगे वहीं विज्ञान को देखेंगे। तो इसी से संबंधित ये टॉपिक है और आपको इसी पे ही लिखना है। तो इसमें लिखने में कोई बुराई नहीं है। आप जहां जाते हैं, जहां भी रहते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं तो वहाँ सभी प्रकार के जो विज्ञान की देन है, आप क्या क्या देखते हैं, उसके बिना हमारा जीवन किस प्रकार से होगा, आप इसी चीज़ को उठा करके लिख देंगे तो आपका ये विज्ञान और सार्वभौमिकरण आपका पूरा हो जाएगा। इसके आगे अगर चलें तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि विज्ञान को विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल करने का औचित्य, क्यों बच्चों को
विज्ञान पढ़ाया जाए, इसका क्या औचित्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं उसको आप देख लीजिएगा। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य है, तो इससे ही रिलेटेड ये टॉपिक है, क्यों पढ़ाया जाए और क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य को बना करके ही तो उसमें पढ़ाया जा रहा होगा। तो ये दोनों टॉपिक सेम जैसे एक जैसे हैं, अगर एक पढ़ेंगे तो दूसरे को समझ करके आप लिख सकते हैं, उसमें समस्या नहीं हो सकती है। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, यानी कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग पदार्थ विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, पदार्थ विज्ञान में बहुत कंप्यूटर का प्रयोग क्यों जरूरी है, इसके बारे में ये टॉपिक। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण के आधार और सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण, आधार क्या है और सिद्धांत क्या है, आधार क्या है और सिद्धांत क्या है, इसका भी वीडियो, यानी कि जितने हम बता रहे हैं लगभग सबके वीडियो एसएन ग्लोरी चैनल पे उपलब्ध है। आप एसएन ग्लोरी और टॉपिक का नाम डाल के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। अलग से वीडियो नहीं है। जब आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो पढ़ने पढ़ाने से ही संबंधित है, तो अलग से जो आप पहला पेपर आपने एग्जाम दिया वह भी पढ़ने पढ़ाने से संबंधित था, वहाँ भी शिक्षण विधियाँ थी, वहाँ भी शिक्षण सिद्धांत थे, वहाँ भी शिक्षण सूत्र थे, यहाँ थे, तो दोनों में अलग कुछ नहीं है। आप बेसिक टीचिंग मॉडल वहाँ भी था, बेसिक टीचिंग मॉडल यहाँ भी है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण वहाँ भी था, यहाँ भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कॉमन है, वो वीडियो आप वहाँ खोज करके आप जा करके पढ़ लीजिए। लोग मांग रहे हैं कि कोई आप बनाए हो अगर प्लेलिस्ट तो दे दीजिए, प्लेलिस्ट नहीं है। आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, आगे एसएन ग्लोरी उस टॉपिक का नाम, और वह वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। इस टाइप से खोज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। अब पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम क्या है, पाठचर्या क्या है, दोनों के बीच अंतर क्या है, इसको आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण का मतलब कि जो पेपर बनता है, जैसे आपको पढ़ाया गया, तो पढ़ाने के बाद आप कहाँ तक उसको एक्सेप्ट कर पाए, कहाँ तक उसको आप गेन कर पाए, कहाँ तक आप उसको सीख पाए, इसी के लिए ही तो परीक्षा होता है। तो जो परीक्षा में पेपर बनते हैं उसी को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण का मतलब जो परीक्षा आप देते हैं वही उपलब्धि, अचीवमेंट टेस्ट या निष्पादन परीक्षण उसी को बोला जाता है। तो कोई नाम लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, उपलब्धि परीक्षण, ये प्रकार इसमें कितने प्रकार का होता है। तो प्रकार आप देखेंगे तो दो प्रकार, सबसे पहले एक वस्तुनिष्ठ होता है जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक वर्ड के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के। और दूसरा जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है, जिसको हम कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो अब उपलब्धि परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं आप याद कर लीजिएगा। उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ होता है, निबंधात्मक होता है। वस्तुनिष्ठ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और निबंधात्मक जो परीक्षण होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और एक पाठ योजना बनाना तो आप कभी मत भूलिएगा, पाठ योजना तो निश्चित रूप से आप तैयार करके जाइएगा। पाठ योजना निर्माण करके आप डालेंगे तो एसएन ग्लोरी चैनल पे आपको एक मिल जाएगा, और ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पाठ योजना जरूर आप बनाइएगा। तो हमने जो आपको समझाया, आप अगर कुछ नहीं पढ़े हुए हैं तो आप एसएन ग्लोरी उस टॉपिक का नाम डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और जिस भी प्लेटफार्म से आप जुड़े हुए हैं उस प्लेटफार्म पे आप उसको शेयर जरूर एक बार कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसके हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद, नमस्कार।